आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल अबाउट द लोन टू द डायरेक्टर्स, यानी कि जो बैंक के अपने डायरेक्टर्स को लोन दिया जाता है उसके बारे में रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो ओवरऑल अगर मैं रिस्ट्रिक्शन बताऊं तो पर्सनल जो उनको पैसा चाहिए, डायरेक्टर्स को चाहिए, उसकी लिमिट 500 लाख है, यानी कि 5 करोड़ रुपए की लिमिट रखी गई है। द लिमिट इज सेट टू बी 5 करोड़ रुपीज एंड कोर फ्रेमवर्क जो इसका कवर होता है, दैट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 20 में कवर्ड है। तो बैंकिंग कंपनी जो होती है वो कोई भी लोन एडवांस नहीं देगी अपने खुद के डायरेक्टर को, फर्म को जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है, डायरेक्टर मैनेजर है, डायरेक्टर गारंटर है, या फिर कोई भी कंपनी जहां पर डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर पेड अप कैपिटल की होल्डिंग उस डायरेक्टर के पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है वोटिंग पावर का, तो उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहा जाता है। एंड ये टोटल एंड अनकंडीशनल प्रोहिबिशन लगाई गई है, ठीक है। तो जहां पर बेनिफिशियल ऑनर है, ऑनरशिप है 10% या उससे ज्यादा अमाउंट की, डायरेक्ट होल्डिंग है, इनडायरेक्ट होल्डिंग है, होल्डिंग थ्रू द रिलेटिव्स है, एंटिटीज है, उन सिनेरियोज में आप डायरेक्ट लोन नहीं देते हैं, डायरेक्ट लोन उनको नहीं देते हो, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि लोन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द अदर बैंक्स, दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स को लोन देने के बारे में। तो बोर्ड या जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो थ्रेशोल्ड्स के अकॉर्डिंगली लोन दे सकती है दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स को। लाइक पर्सनल लोन दिया जा सकता है 5 करोड़ या उससे ज्यादा का, जो भी बोर्ड या मॉनेटरी कमेटी जो सैंक्शन करेगी अमाउंट उसके हिसाब से। पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लोन दिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल लिमिट की कैप कितनी लगी है? 500 500 लाख की लगाई गई है, 5 करोड़ की लगाई गई है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो उसके सिनेरियो में आपको अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी कमेटी। द अप्रूवल इज टू बी टेकन, राइट। एंड फर्दर जहां पर फर्म जो है, लोन्स टू फर्म जहां पर कोई डायरेक्टर पार्टनर है, गारंटर है, वहां पर 25 लाख से ज्यादा का अगर आपने लोन देना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो मॉनेटरी कमेटी है उनके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? फर्दर इट्स अबाउट द स्पाउस माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ बैंक्स ओन डायरेक्टर्स। अगर आपने बैंक के अपने खुद के डायरेक्टर्स के वाइफ को या हस्बैंड को, लेट्स से इफ हस्बैंड इज डायरेक्टर, उनके स्पाउस को, माइनर को, डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है, अगर आपने उनको लेंडिंग करनी है तो 25 लाख या उससे ज्यादा का जो भी लोन अमाउंट होगा उस सिनेरियो में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। एंड अगर कोई और रिलेटिव है, नॉट द स्पाउस, तो उसके केस में 5 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट का लोन देने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग जो लिमिट है वो 10% की है, लेट्स से कोई कंपनी है जहां पर होल्डिंग जो है उनके रिलेटिव्स की 10% या ज्यादा की होल्डिंग है, तो उसके सिनेरियो में 5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आपको जो भी अमाउंट देना है तो पर्टिकुलर वहां पर आपको अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। तो ये होल्डिंग का बोला गया है। तो अगर 10% की होल्डिंग है या 5 करोड़ रुपए की कम से कम होल्डिंग है इन पेड अप शेयर्स किसी भी पर्सन की, लेट्स से डायरेक्टर है यहाँ पर D1 एंड उनके रिलेटिव है या स्पाउस है, लेट्स से A, राइट। तो अब इन्होंने लोन लेना है एंड कंपनी लोन लेने आई है, एंड ये कंपनी में इनका जो शेयर होल्डिंग है वो 5 करोड़ के अमाउंट से ज्यादा की है या फिर 10% ऑफ पेड अप कैपिटल से इक्वल या उससे ज्यादा की है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अगर लोन देना तो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब कहां पर अलाउंस बिना किसी एक्सक्लूजन की दी गई है, जैसे मान लो कि चेक परचेज करना है 5,000 तक के अमाउंट का, या टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट देना है 25,000 तक के अमाउंट का, दैट इज बेसिकली अलाउड इजिली, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन विच आर इम्पोज्ड। तो आप बैंक लोन नहीं दे सकते अपने खुद के डायरेक्टर को, ठीक है, जहां पर वो पार्टनर उनको नहीं दे सकते, वहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो ओवरऑल लिमिट को याद करके रखना कि अगर कोई लोन देना है टू द अदर डायरेक्टर्स, टू द
लोन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द अदर बैंक्स, राइट? उस सिनेरियो में बेसिकली क्या अमाउंट रखा गया है? द लिमिट इज सेट टू बी 5 करोड़ रुपीज। बेसिक अगर आप एक स्टांस लेके चलते हो उसके ऊपर अब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बैंक्स इनटू इंश्योरेंस बिजनेसेस। बैंक्स इनटू इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो बैंक जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है रिस्क पार्टिसिपेशन के बेसिस के ऊपर भी। यानी कि बैंक ने एक जॉइंट वेंचर लेट से फॉर्म कर लिया, जैसे पीएनबी मेटलाइफ है, अब पीएनबी बैंक है, मेटलाइफ जो है इंश्योरेंस कंपनी है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर के जॉइंट वेंचर कर लिया। अब वहां पर बैंक का रिस्क पार्टिसिपेशन भी रहता है, राइट? या फिर बैंक ने एक सब्सिडरी के थ्रू रिस्क पार्टिसिपेशन कर लिया, बैंक ने एक स्पेसिफिक सब्सिडरी बना दी एंड उसके थ्रू द बैंक इज पार्टिसिपेटिंग इनटू द रिस्क क्राइटेरिया, राइट? एंड बैंक जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, अब उसमें रिस्क पार्टिसिपेशन भी है, यानी कि अगर बैंक को क्लेम भी सेटल करने हैं तो सब कुछ वो रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पर है। दूसरा होता है बैंक का अश्योरेंस, जहां पर बैंक फी बेस्ड अर्निंग करता है, फी बेस्ड पार्टिसिपेशन होती है। जैसे काफी बैंक ऐसा करते हैं, जैसे मानो उन्होंने टाइप कर लिया, ठीक है, एंड जो इंश्योरेंस है वो सेल कर रहे हैं, एज एन एजेंसी सेल कर रहे हैं, राइट? डिपार्टमेंटली सेल ऑफ कर रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली थ्रू एजेंसी। अब उसमें कॉर्पोरेट एजेंसी बेस भी हो सकता है एंड अदरवाइज भी हो सकता है। सो इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पर है, तो वो बेसिकली सब्सिडरी जॉइंट वेंचर के थ्रू होएगा। एंड अगर हम कहें कि विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पर है, फी बेस्ड है, तो उस सिनेरियो में क्या रहता है कि कॉर्पोरेट एजेंसी जो है वो आप डिपार्टमेंटली भी ले सकते हो, एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है वो आप सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर के थ्रू भी कर सकते हो, सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर के थ्रू भी कर सकते हो, डिपार्टमेंटली भी कर सकते हो। इंश्योरेंस ब्रोकिंग कैन बी डन। फर्दर इट्स अबाउट द रेफरल सर्विसेज। सो बैंक जो है वो रेफरल सर्विसेज को ऑफर कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अदर देन द इंश्योरेंस, दैट इज आल्सो अलाउड। इंश्योरेंस रेफरल जो है वो रेफरल सर्विसेज के तौर पर परमिटेड नहीं है, इंश्योरेंस रेफरल्स आर नॉट परमिटेड, लेकिन अदरवाइज रेफरल सर्विसेज दी जा सकती है। एंड इंश्योरेंस बिजनेस में अगर आपने पार्टिसिपेशन करनी है विद रिस्क पार्टिसिपेशन, इफ इट इज टू बी डन, इफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में आपने रिस्क पार्टिसिपेशन करनी है, राइट, दैट इज टू बी डन, तो उस सिनेरियो में बेसिकली क्या रहेगा कि बैंक का जो नेटवर्थ है कम से कम 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम 500 करोड़ की होनी चाहिए इन द इक्विटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद भी बैंक की नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ रिटेन्ड रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारा का सारा अपना इक्विटी उसमें इंश्योरेंस कंपनी में डाल दिया, दैट्स नॉट डन, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। आप रिस्क बेस पर करना चाहते हो तो दैट इज अलाउड। लेट्स से हम बात करें जॉइंट वेंचर की, यहाँ पर है बैंक और यहाँ पर है दूसरी कंपनी जिन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर करना है, तो बैंक भी पैसा डालेगा एंड सामने वाली जो कंपनी है वो भी अपना पैसा डालेगी, एंड फर्दर एक नई कंपनी बन जाएगी, एक जॉइंट वेंचर बन जाएगा, राइट? जैसे पीएनबी मेटलाइफ है, दैट्स अ जॉइंट वेंचर। ओके, तो इस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस केस में क्या रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस बिजनेस अगर इस पार्टिसिपेशन बेसिस पर करना है तो कम से कम बैंक की जो नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड कि कम से कम 1,000 करोड़ की नेटवर्थ हो, एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम 500 करोड़ की वो रहनी चाहिए। और बैंक को मिनिमम जो कैपिटल है उसे भी मेंटेन करना पड़ेगा, इवन इन्वेस्टमेंट के बाद भी बैंक को अपने सीएआर को, बैंक को सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को प्लस सीसीबी को, यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर का जो कैपिटल परसेंटेजेस हैं उन्हें बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ये तब अलाउड है अगर बैंक का ओवरऑल नेट एनपीए 3% तक है, उससे ज्यादा नहीं है, एंड फर्दर पिछले 3 सालों में बैंक को लगातार प्रॉफिट हुआ है, ये नहीं है कोई लॉस हुआ है, देन ओनली इट्स अलाउड। एंड सब्सिडरी की परफॉर्मेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, यानी कि जिसके साथ मिल करके आप करने वाले हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर होना चाहिए। देन इट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस ब्रोकिंग और कॉर्पोरेट एजेंसी थ्रू सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एलिजिबिलिटी। तो क्या एलिजिबिलिटी है? नेटवर्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़। देखो, एक हमने पढ़ा रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पर, दूसरा हमने पढ़ा कि आप ब्रोकिंग के लिए कर रहे हो, कॉर्पोरेट एजेंसी के थ्रू कर रहे हो, अब वो सब्सिडरी के तौर पर भी कर सकते हो, आप ज्वाइंट वेंचर तौर पर भी कर सकते हो, राइट? डिपार्टमेंटली की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट आप
इंश्योरेंस ब्रोकिंग कर रहे हो, कॉर्पोरेट एजेंसी चला रहे हो, लेकिन थ्रू द सब्सिडरी और द जॉइंट वेंचर। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 500 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए, कम से कम 500 करोड़ का रहना चाहिए जब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ब्रोकिंग या फिर कॉर्पोरेट एजेंसी कंपनी में, राइट। एंड फर्दर जो मिनिमम कैपिटल्स हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। नेट एनपी कम से कम 3% का आपका मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, होना चाहिए। एंड जो नेट प्रॉफिट होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, देयर शुड बी नॉट एनी लॉस। एंड सब्सिडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। दैट्स अबाउट व्हाट, दैट्स अबाउट जब इंश्योरेंस ब्रोकिंग करनी है आपने थ्रू द जॉइंट वेंचर और द थ्रू द सब्सिडरी, इन दैट सिनेरियो, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है जी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जब अपने डिपार्टमेंटली काम काज करना है, कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो मैंडेटरी कंडीशंस क्या है? बोर्ड अप्रूव्ड एक पॉलिसी चाहिए कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे चीजों को, तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। फर्दर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर द इंश्योरेंस ब्रोकर, दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो पहली चीज है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए, ठीक है, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या रहेगा, कस्टमर एप्रोप्रिएटनेस कैसे रहेगी, सूटेबिलिटी कैसे होगी, ग्रीवेंस एड्रेसल कैसे मैकेनिज्म करेगा। प्लस आईआरडीए आपको इंश्योरेंस ब्रोकर बनने के लिए क्या कहता है कि आपको एक एफडीआर करवानी पड़ती है, विच इज अमाउंटिंग 50 लाख रुपीज, विच वॉज अमाउंटिंग 50 लाख रुपीज, राइट। तो 50 लाख की एक एफडी करवानी पड़ती है आपको, बेसिकली किसी और कमर्शियल बैंक के पास, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास। सो दैट इज टू बी डन, दैट इज डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर द इंश्योरेंस ब्रोकर, दैट इज टू बी मेंटेन्ड आल्सो। क्लियर है? अब उसमें आईआरडीए की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि स्टाफ हैंडलिंग कैसे होगी, स्टाफ कैसे हैंडल करेगा, क्या चीजें नहीं करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन नीड्स क्या है, सूटेबिलिटी असेसमेंट क्या है, रिस्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सली सूटेबल चीजें होनी चाहिए, और कस्टमर्स के पॉइंट से देखें तो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑनेस्टली चीजें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, दैट इज टू बी डन। इसके अलावा क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं रिलेटेड टू द इंसेंटिव और कमीशन रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि स्टाफ परफॉर्मेंस या फिर जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो सेक्शन 10 को वायलेट ना करे, कि आपका जो भी इंसेंटिव दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, वो 2.5% से ज्यादा का ना हो। एंड आईआरडीआई की जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू कमीशन ब्रोकरेज इंसेंटिव्स, उससे ज्यादा ना हो। एंड बैंक स्टाफ को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोई भी कैश या नॉन कैश वे में कोई भी इंसेंटिव ना दिया जाए, कोई भी इंसेंटिव ना दिया। क्लियर है पॉइंट? कि कोई ऐसा इंसेंटिव ना दिया जाए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा स्टाफ को। देन इट्स रिलेटेड टू द नॉन कोएसिव और ट्राइंग प्रैक्टिसेस, नॉन कोएसिव एंड ट्राइंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आपने कस्टमर को फोर्स नहीं करना होता कि आपने प्रोडक्ट बाय करना ही करना है किसी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस का, और ना ही आपने लिंकेज करनी होती है कि आपको लोन तभी सैंक्शन किया जाएगा अगर आप इस इंश्योरेंस को करवाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट। वो वॉलेंट्री होना चाहिए, वो किसी फैसिलिटी के साथ लिंक्ड नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड कंपनसेशन। सो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है वो एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए। एंड हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो इंश्योरर है, पार्टनर इंश्योरर है, उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बेटर है, यानी कि जिस इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी अच्छा है। एंड देन इट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस ब्रोकिंग डिपार्टमेंटल। तो बैंक जो है वो इंश्योरर ब्रोकर भी एक्ट कर सकता है डिपार्टमेंटली, लेकिन कंडीशंस एप्लीकेबल रहेंगी रिलेटेड टू जैसे इंश्योरेंस एजेंसी कॉर्पोरेट एजेंसी के ऊपर एप्लीकेबल थी, वैसी ही कंडीशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगी, राइट। तो इसके पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए आपको? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। तो इसमें ये वाली गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे
क्या क्या पार्टिसिपेशन होगी, एंड फॉर द अगर रिस्क पार्टिसिपेशन करते हो तो क्राइटेरिया क्या है, अगर थ्रू सब्सिडरी जॉइंट वेंचर कर रहे हो ब्रोकिंग के लिए, कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए, तो क्राइटेरिया क्या है, एंड आल्सो अबाउट द कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह कर रहे होगा जिसे हम बैंक अश्योरेंस कहते हैं, तो गाइडलाइंस क्या है, दोस ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. After that, it's about the small finance bank. It's about the small finance banks. If we talk about the capital requirement, अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल या नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज 300 करोड़ फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बेसिकली लेकर क्यों आया गया, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आप लेकर आए हो इनको. पर्टिकुलर इनको इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या है, फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन पर्पसेस. एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लेकर के आए हो. बेसिक सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है टू द स्मॉल फार्मर्स, एमएसएमईज, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, लो इनकम हाउस को. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेम है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आरबीआई के द्वारा गवर्न किया जाएगा. पूरी की पूरी ये बैंकिंग एक्टिविटीज को चला सकते हैं, लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, राइट. लेकिन जो मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल रिक्वायर्ड है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज 300 करोड़ रुपीस, 300 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट. एंड अगर हम बात करें फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं वॉलंटरली एसएफबी में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वहां पर मिनिमम नेटवर्थ 150 करोड़ की चाहिए और अगले 5 साल के अंदर अंदर उन्हें अपनी पेड अप कैपिटल को 300 करोड़ रुपए तक लेकर के जाना है. और स्टेटस कौन सा दिया गया है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का स्टेटस दिया गया है. एंड इवन पेमेंट बैंक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए. पेमेंट बैंक के बारे में फर्दर आगे पढ़ेंगे, तो पेमेंट बैंक भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, दैट इज आल्सो अलाउड. एंड जो भी उनके ऑपरेशंस होंगे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट को 5 साल में कंप्लीट करना होगा. नाउ व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या बिजनेसेस परमिटेड है. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बेसिकली डिपॉजिट को सेट कर सकते हैं, एंड जो अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एमएसएमई को लोन करते हो, स्मॉल फाइनेंस जो फार्मर्स हैं उनको लेंडिंग दे सकते हो, राइट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को लेंडिंग कर सकते हो, दैट इज बेसिकली अलाउड. वो चीज अलाउ की गई है, डेट इज एक्चुअली अलाउड. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बेसिकली डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड फर्दर आगे लेंडिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल किसी बैंक का फंक्शन चलता है वैसे ये भी कामकाज करते हैं. एंड नॉन रिस्क शेयरिंग बेसिस के ऊपर जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिलेटेड टू लेट्स से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बिजनेस, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दैट इज बेसिकली अलाउड. लेकिन आपको ऐसा करने के लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए रहेगा. आरबीआई अप्रूवल इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. वो अप्रूवल चाहिए अगर आपने ये चीज करनी है तो, ठीक है. एंड अगर आपको 3 साल हो गए हैं, 3 years आफ्टर द कमेंसमेंट, फिर आपको ये अप्रूवल नहीं चाहिए. अगर 3 साल से पहले ये कामकाज करने वाले हो फिर अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं चाहिए. देन आफ्टर डेट ये चीज यहाँ पर लिखी है आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, और 3 साल से बाद अगर कमेंस कर रहे हो फिर आरबीआई का अप्रूवल प्रायर नहीं चाहिए होता है, सिर्फ नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं. देन इनके प्रमोटर्स कौन कौन हो सकते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स जिनका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फाइनेंस में, दोज कैन बी द एलिजिबल प्रमोटर्स ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक. कंपनी सोसाइटीज जो कि कंट्रोल की जा रही है रेजिडेंट्स के द्वारा, जिनका 5 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोज कैन बी द प्रमोटर्स. इसके अलावा एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लोकल एरिया बैंक्स जो कि कंट्रोल की जा रही है by the residents with minimum 5 years successful track record, those can be the promoters. And इसके अलावा payment banks which are being controlled by the residents with minimum 5 years of operations can opt for the conversion, कि वो convert कर रहे हैं अपने आप को किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यानी कि फ्रॉम पेमेंट बैंक्स टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट द आउटलेट्स कि कहाँ कहाँ पे अपने आउटलेट ओपन करने, तो अनबैंक्ड रूरल एरियाज, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, तो अनबैंक्ड जो रूरल एरियाज है वहां पर आपको कम से कम
25% ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर सेंसस के हिसाब से जिन एरियाज में पॉपुलेशन 10,000 तक की है, अनबैंड जो रूरल सेंटर्स हैं, वहां पर आपको अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते ही 25% ब्रांचेस कम से कम आपको वहां पर ओपन करनी पड़ेंगी। दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट के बारे में बात करें अबाउट द पेमेंट बैंक्स, सो व्हाट वाज द टारगेट? काइंडली टू आंसर। क्या अभी कुछ चेंजेस हुए हैं? डू आंसर एट द अर्लीस्ट। अब यहां पर तो लिखा गया कि 60%। तो पेमेंट बैंक्स के ऊपर तो एज सच देखो, अगर हम पेमेंट बैंक्स की बात करें तो पेमेंट बैंक्स के केस में तो कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो डेफिनेटली वहां पर एक टारगेट रखा गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के, बिकॉज वहां पर लेंडिंग होती है एंड दैट इज बेसिकली 60%। उस टारगेट को कितना रखा गया? 60% ही रखा गया। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें तो 60% आपको एएनबीसी का, सीईओ बीएससी का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर में आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड उसमें से 40% का जो पार्ट होगा, 40% का जो पार्ट होगा, राइट, वो पीएसएल के सबसेक्टर्स में जाएगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से। एंड जो 20% का पार्ट होगा वो बेसिकली सब सेक्टर्स में जा सकता है जहां पर कंपिटिटिव एडवांटेज है उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का, राइट। जहां पर लेट्स से अगर आपका रूरल एरिया में बैठे हैं, आपको वहां पर एडवांटेज है, केसीसी से रिलेटेड एडवांटेज है, तो वहां पर 20% कर सकते हो। तो ओवरऑल टारगेट कितना आपने याद रखना है? इट इज 60% फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एंड आपका फोकस रहता है छोटी टिकट साइज के ऊपर, लोन टिकट साइज के ऊपर, जो भी आप छोटे बोरोज होते हैं उनके ऊपर आपको फोकस रखना है। यानी कि 50% कम से कम आपका जो लोन पोर्टफोलियो होगा ना, उसमें टिकट साइज 25 लाख तक का होना चाहिए, 25 लाख रुपीज। एंड 25 लाख जो है वो बोरोर वाइज कैप लिमिट है। कंप्लायंस जो चेक होती है वो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के बेस पर चेक होती है, राइट। पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर कंप्लायंस जो होती है, दैट इज बीइंग चेक्ड। देन इट्स रिलेटेड टू एक्सपोजर लिमिट्स फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, आपका जो एक्सपोजर है सिंगल ऑब्लिगर को लेकर के वो 10% हो सकता है, एंड ग्रुप ऑब्लिगर को लेकर के 15% तक का हो सकता है ऑफ द कैपिटल फंड्स। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। दीज पॉइंट्स मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो सारा का सारा डाटा एक ही जगह पर हमने कंपाइल अप कर दिया रिलेटेड टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक्सपोजर लिमिट जो है फॉर सिंगल ऑब्लिगर, वो यानी कि इंडिविजुअल को लोन दे रहे हो तो 10% हो सकता है टोटल आपका जो कैपिटल बेस है उसका। और ग्रुप ऑब्लिगर के केस में आपका 15% हो सकता है ऑफ द कैपिटल फंड्स। देन इट्स रिलेटेड टू द प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, प्रमोटर को कम से कम, फॉर द प्रमोटर मिनिमम 40% जो पेड अप इक्विटी वोटिंग राइट्स होंगे वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट 5 years। यानी कि कमेंसमेंट जब स्टार्ट हुई है तो पेड अप शेयर कैपिटल जो इक्विटी कैपिटल में होल्डिंग रहेगी प्रमोटर की, वो मैंडेटरली कम से कम 40% की मेंटेन रहेगी। और अगले 5 साल के बाद विद इन लेट्स से 15 years ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर, जैसे इस तरह से समझो कि जब स्टार्ट हुआ कमेंसमेंट हुआ है तो पहले जो 5 साल है तो मिनिमम 40% आपको मेंटेन करना है। और उसके बाद कमेंसमेंट के बाद 15 years के अंदर अंदर, टोटल 15 years के अंदर अंदर आपको इसे 26% पर लेकर आना है। दिस इज टू बी डिजॉल्व, राइट। उसे कम करना है, 26% पर लेकर आना है। एंड फर्दर अगर यूसीबी से यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कोई एसएफबी बना है तो प्रमोटर की होल्डिंग 26% रहेगी पहले 5 साल के दौरान। एंड अगर कोई होल्डिंग 26% से ज्यादा थी, ठीक है, तो उसे अगले बेसिकली 10 सालों के अंदर अंदर डाइल्यूट करना है, यानी कि कमेंसमेंट के बाद 15 साल के अंदर अंदर डाइल्यूट करना है टू द 26%। यानी कि 15 साल तक जो आपकी होल्डिंग आनी चाहिए वो 26% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी मोर देन 26%। और जब आपने अपने ऑपरेशंस को कमेंस कर लिया उसके बाद विद इन 8 years आपको मैंडेटरली
अपने आप को लिस्ट करना ही करना है. लिस्टिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड. Listing is also required. And after that, it's about the CRR and SLR requirements. It's about the CRR and SLR requirements. तो SFBs के केस में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है that is to be followed. ये norms applicable रहेंगे. These are to be maintained. And if we talk about the capital adequacy ratio, that is also to be maintained. CRR is to be maintained. Minimum जो है आपको 15% मेंटेन करना पड़ेगा रिस्क वेटेड एसेट्स का ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. 15% ऑफ द मिनिमम CRAR इज टू बी मेंटेन्ड. एंड टीयर 1 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स. एंड फर्दर दैट्स द सिनेरियो कि कम से कम जो टीयर 1 है वो कम से कम 7.5% आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. और टोटल CRAR जो है वो आपको 15% कम से कम मेंटेन करके रखना पड़ेगा. और साथ के साथ जो टीयर 2 है वो टीयर 1 के, ये तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है भी है सच बेसल 3 में, तो टीयर 2 का जो अमाउंट है वो टीयर 1 के 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. राइट. तो यहां पर एक आपको आइडिया दिया गया है रिलेटेड टू ऑल द पॉइंट्स. मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल बेसिकली दैट्स 300 करोड़ रुपीस. एसएफबी जो हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं बन रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो एसएफबी बन रहे हैं वो 150 करोड़ से स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन उन्हें बेसिकली 300 करोड़ तक अपने आप को लेकर के आना पड़ेगा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम. एंड प्रमोटर का स्टेक कम से कम 40% रहेगा शुरू के 5 सालों में. एंड दैट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 26%. वो 26% पर आप लेकर के आएंगे. जो भी लोन सेंक्शन किए जाएंगे वो छोटी टिकट साइज के होंगे. एंड 50% पोर्टफोलियो आपका जो है वो होना चाहिए 25 लाख तक के टिकट साइज का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड 60% लेंडिंग मस्ट बी टुवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर्स. एंड अगर आप एक्सपोजर्स की बात करते हो तो सिंगल पर्सन का एक्सपोजर 10% और ग्रुप का एक्सपोजर जो है वो 15% का हो सकता है. एंड 25% ब्रांचेस जो है दो शुड बी इन बेसिकली अनबैंक्ड रूरल एरियाज. एंड दैट इज टू बी डन ओपन लाइक जब आप कमेंसमेंट करते हैं तो विद इन 1 ईयर आपको वहां पर ब्रांचेस ओपन करनी है. 25% अनबैंक्ड रूरल एरियाज में आपको ओपन करनी है. और CAR की बात करें इंपॉर्टेंटली तो 15% CAR, 15% मिनिमम मेंटेन करना आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को. एंड इसमें मिनिमम जो टीयर 1 आपके पास कैपिटल होगी दैट इज टू बी मेंटेन्ड 7.5%. राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा. अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app. एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT. सो just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.